Good morning, student of class 12th. In last video, we are learning about chapter number 4, that is insight into program execution. In this chapter till now we covered about the compilation process, and today we are going to start with the interpretation process. Since an interpreter is also a translator software, your compiler is also a translator software as well as your interpreter. Like compiler, its role is to convert the source code into the machine code. What is the machine code? Machine code is the code that is understood by the machine, and it is also known as binary code, that is the coding in 0 and 1. And source code is the code that is written by one of the programmer in any of the programming language. Through its purpose is the same as compiler, its working is very different from a compiler. दोनों का काम तो एक है, but the working are different. Next we are having, unlike compiler which works with the whole program at all steps, an interpreter focuses on one line of the code or one unit of a code at a time. The interpreter analyzes one line of code, convert into the object code, add in required libraries if any, and run it. What? Yes, the first line of the code is executed even before the second line of code is converted to the object code. This is the way interpreter proceeds with each line of code. Okay. So what the compiler do? Compiler पूरे के पूरे code पे work करता है. It convert the whole code at once, whereas your interpreter just do the conversion line by line. Okay. The difference between the compiler and the interpreter. दिस इज़ द टॉपिक जो बहुत बार आपके पास आता है. कंपाइलर और इंटरप्रेटर में या तो डिफरेंस लिखना या फिर एप्लीकेशन बेस्ड एक प्रोग्राम आता है. जैसे इस बार आया था, सिर्फ एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होगा दैट देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, उसका नाम बताना है, दैन इट इज़ इंटरप्रेटर. या फिर कोई भी एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, देन यू कैन राइट इंटरप्रेटर और कंपाइलर, एनी वन ऑफ इट. ओके. So what is the difference between compiler and the interpreter? First, input. A compiler takes the entire program as its input. Interpreter क्या करता है? एक लाइन को एक ही टाइम पे लेता है. नेक्स्ट इज आउटपुट. कंपाइलर क्या कहता है? पूरा का पूरा कोड एक बार में जनरेट करता है, वेयर एज इंटरप्रेटर क्या कहता है? जनरेट्स एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड. नेक्स्ट, मेमोरी. रिक्वायर्स मोर मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइलेशन. ज़्यादा मेमोरी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में सेव करता है. वेयर एज इंटरप्रेटर सिर्फ लाइन बाय लाइन काम करते हैं तो मेमोरी भी कम लगती है. एरर्स. डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एरर्स ऑफ एंटायर प्रोग्राम विद लाइन नंबर एंड द एरर्स इन दैट लाइन. ठीक है, सारी की सारी एरर्स को एक साथ डिस्प्ले करता है. जब बहुत सारी एरर्स दिखती हैं तो उन्हें ढूंढना भी दिक्कत, मतलब लाइन नंबर लिखे होते हैं तो इंसान घबरा भी जाता है, प्लस ढूंढना भी मुश्किल होता है. पर इंटरप्रेटर में क्या होता है, आपने लाइन ऑफ कोड लिखा, अगर वो सही नहीं है तो आप वहीं पे रुक जाएंगे. आप नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे ही नहीं जब तक आपका लाइन ऑफ कोड सही नहीं हो जाता है. नेक्स्ट इज होता है ऑलवेज रिक्वायर्ड. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? No, once the role of compiler is over, a compiler is no longer required to run the executable file. एक बार फाइल ट्रांसलेट हो गई, उसके बाद कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पर जो आपका क्या कहते हैं इंटरप्रेटर होता है, उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है. वर्कलोड. कंपाइलर वंस डन से ऑलवेज. रिकम्पाइलेशन नॉट रिक्वायर्ड इफ कोड विदाउट एनी चेंज नीड्स टू रन. अगर आपने एक बार प्रोग्राम कंपाइल कर दिया है, आप उसको दोबारा रन करेंगे तो उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर इंटरप्रेटर में क्या होता है, अगर आपने एक बार इंटरप्रेट किया है, आप दोबारा उसको करेंगे, भले उसमें कुछ चेंजेस करें या ना करें, आपको फिर से उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट वी आर हैविंग रोल ऑफ एन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? It is a system software. Just a minute. Okay, it is a system software. I'm going to read this for you. You have learned that once a program is turned to executable file, that is exe file, they can be run by the computer independently. An executable program runs on the computer with the help of operating system. So operating system plays an important role, a major role to play in an execution of the program in executable form. In earlier days, computer used to run one program at a time.
In modern days, computers are capable of running multiple programs. That is, computers are known as multi-programming and catering to program of multiple users. Thus, the role of OS in running program is much more complex and important today. Let's see how OS plays an important role in running a program. ठीक है? OS is a OS as a resource manager. How it manage the resources. Resources may be the other device or the peripheral devices that are attached with the computer. What is process? यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट में गिवन है एक चीज़. A running program or a executive entity is called a process. Next, a program when not running in simple laying on the desk. To execute it, it must be loaded into the memory first and CPU be assigned to it so that instructions can be run. The moment a program is loaded and running executing, it is called the process or job. जब तक आपका प्रोग्राम सिर्फ बना हुआ है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तब तक कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोग्राम. Once it is so to execute it we have to load it to the on the memory and CPU को भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस असाइन किए जाते हैं. तो द मूवमेंट आपका प्रोग्राम जब लोड हो जाता है, ठीक है, रनिंग करने के लिए, देन इट इज़ नोन एज प्रोसेस. Multiple programs are run interlaid with each other so as to improve overall efficiency of the computer. Multiprogramming undoubtedly improves the overall efficiency of the computer system by getting more work done in less time, as CPU may be shared along with the active programs which are present in the memory at the same time. So this is when CPU is sharing or printer is sharing, then this is known as sharing of resources. This is how operating system manage the resources while running program. जब मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, इट मीन्स हाउ इट इज़ मैनेजिंग द रिसोर्स, किस टाइम पे किस चीज़ को कितना रिसोर्स मैनेज करना है, कब बीच में इंटरप्ट करना है. सो दिस इज़ ऑल डन बाय अ ऑपरेटिंग सिस्टम. For running multiple processes simultaneously, our operating system use following functions. Some of the functions are, first one is process management, second one is process scheduling, okay, third one is memory management, and the fourth one is IO management. Okay, this IO management means managing of input output functions. Okay, IO management means management of input output function. So we are having four functions. First one is process management, second one is process scheduling, memory management and input output management. So let's begin with the first one, that is process management. When a program needs to be executed, it approaches the operating system. The process scheduler of the operating system loads it into the memory and became a process which is executed as per its instruction as soon as the processor or the CPU is assigned to it. ओके, तो पहले क्या होता है, जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होता है, पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से अप्रोच करते हैं. ठीक है, फिर जो प्रोसेस शेड्यूलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उस प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में. ठीक है, वंस द प्रोग्राम इज लोडेड, इट इज़ गोइंग टू रन और इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट एज पर द इंस्ट्रक्शंस. A process is given some memory for each of the following section for its proper execution. Okay, हर प्रोग्राम के जो पार्ट्स हैं उसको कुछ ना कुछ मेमोरी गिवन होती है. फर्स्ट इज कंपाइल्ड कोड, ग्लोबल वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल्स, memory for dynamic memory allocation. Okay, that is heap area. Next, when a program is ready to execute, it is loaded in the memory. That is known as the start stage. Okay.
that is the start stage. Ready when the process is ready after the wait. वेट होने के बाद जब आपका प्रोग्राम रेडी होता है, ठीक है, दैट इज इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट. Next is the running state. It is the state when your program is executing, and if anyhow there is requirement of some resources that is engaged with another program. Okay, मान लीजिए फ़िलहाल इसको प्रिंटर को ज़रूरत है, इस प्रोग्राम को राइट नाउ प्रिंटर की ज़रूरत है, बट प्रिंटर दूसरे प्रोग्राम के साथ engaged है, मतलब वहाँ पे वर्क कर रहा है. तो एट दैट टाइम हम इस प्रोग्राम को किस में भेज देंगे, इस प्रोसेस को या फिर इस जॉब को वेट स्टेज में. वेट स्टेज में ये फिर वहाँ वेट करेगा, फिर ये रेडी होगा, आफ्टर दैट ये रन होगा. वंस जब ये पूरी तरीके से रन हो जाएगा, जो जो इसको इंस्ट्रक्शंस मिली थी, देन इट इज़ गोइंग टू टर्मिनेट. सो दिस इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट, हाउ योर प्रोसेस इज गोइंग टू मैनेज. उससे इंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेडी प्रोसेस. जो प्रोसेस रेडी है, इट मीन्स इट इज़ वेटिंग. ठीक है, इट इज़ रेडी आफ्टर वेट करने के बाद अब वो रेडी है वापस से रनिंग स्टेट में आने के लिए. सो लेट्स हैव लुक. फर्स्ट प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, मेन मेमोरी. कंट्रोल यूनिट ब्रिंग फर्स्ट और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम. दैट इज योर कंट्रोल यूनिट विल फेच द इंस्ट्रक्शन. Once it is finished with fetching of the instruction, it is going to decode the instruction, that is change it. ठीक है, डिकोड करेगी उस इंस्ट्रक्शन को, दैट इज वेदर इट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल वर्क और सिंपल रीड फ्रॉम द मेमोरी और द इनपुट डिवाइसेस और एनी लॉजिकल वर्क और रिटर्न टू द मेमोरी और आउटपुट डिवाइस. व्हेन द योर जॉब इज डिकोडेड, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा. इफ़ देर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क, हम वो किसको दे देंगे, अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल यूनिट जो है हमारे पास. कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल जाके कहाँ पे पहुँच जाएगा, ALU में. जब ALU में कंट्रोल पहुँच जाएगा, दैन जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, दीज इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू स्टोर इन ALU. सॉरी, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मेन मेमोरी में. एंड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, अगेन स्टेप जो आपकी है, दैट इज़ आपका इंस्ट्रक्शंस फिर से इंस्ट्रक्शंस को फैच किया जाएगा, फिर से उन्हें डिकोड किया जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव टू एग्जीक्यूट देम एंड फाइनली वी हैव टू स्टोर देम इन द मेन मेमोरी. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. First one we are having process management. Now we are having process scheduling. In scheduling a process, we are having some scheduling strategies. The strategy is known as FCFS, that is first come first served. जो जॉब पहले आया है या फिर जो प्रोसेस पहले आया है, उस प्रोसेस को पहले ख़त्म करना है. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, हर प्रोसेस का एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा. जैसे 2-2 मिनट का टाइम स्लॉट सबको दे दिया है, सब 2-2 मिनट के लिए वर्क करेंगे, उसके बाद वेट में लग जाएंगे, फिर 2 मिनट के बाद जब उनका टर्न आएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद फिर वो लग जाएंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द प्रायोरिटी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है, जो जॉब का टाइम सबसे कम होता है, हम पहले उस जॉब को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और जो जॉब ज़्यादा टाइम लेने वाली होती है उस जॉब को बाद में एग्जीक्यूट कर देते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस. As you know, the multiple programs can be loaded simultaneously in the program memory for execution. In such a case, it is very important to manage these processes so as to determine first which process will get the CPU time, which process has to remove from the CPU, which process has to shift it for IO, which is to be in case interrupt occurs. Okay, so all the job of the process scheduler of OS. The process scheduling is the activity of process manager that handles the removal of running process from the CPU and selection of the another process on the basis of the particular strategy. So what will क्या होता है हमारे पास, जो प्रोसेस शेड्यूलर होता है उसका काम क्या है, द प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर. उसका काम क्या है कि किसको CPU में लोड करना है, किसको CPU से रिमूव करना है, किसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड करनी है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग, और ये सब काम जब होगा तो किस स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होगा. सो वी आर हैविंग सम स्ट्रैटेजीज लाइक FCFS, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
round robin scheduling and shortest job first. The third one is shortest job first. Okay. Moving next, we are having memory management. That is how to manage our memory while working. Uh, so memory management is allocating memory to various processes and resources is known as मेमोरी मैनेजमेंट. आप अपने मेमोरी को कैसे लोकेट करते हैं, किस जॉब को कितनी मेमोरी प्रोवाइड करवाते हैं, कब उस मेमोरी को वेकेंट करवाते हैं, ये सब काम memory management का है. So memory management part of OS is another very important part as everything which is being processed has to be loaded in the memory. कोई भी चीज़ जो प्रोसेस करनी है उसको मेमोरी में लोड तो करना पड़ेगा. Thus memory management perform these functions. First function, keep track of each and every memory location regardless of either it is allocated to some process or it is free. हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है. हर चीज़ मतलब कौन सी मेमोरी कहाँ कितनी यूज़ हो रही है, कितनी खाली है, इवन वो भी. नेक्स्ट इज चेक हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस एंड हाउ इट इज़ बी एलोकेटेड. ये देखना कि कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है प्रोसेस को और कितनी होनी चाहिए. डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम. किस टाइम पे किस प्रोसेस को कौन सी मेमोरी मिलनी चाहिए, किस टाइम पे किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट इज कीप ट्रैक ऑफ वेदर सम मेमोरी गेट फ्रीड और अनलोकेटेड और कॉरस्पॉन्डिंगली इट इज़ अपडेटेड द अवेलेबल मेमोरी, allocated memory, etc. Ensures the safety of data in the memory allocated to the process so that the other running process do not get hold for this data. Okay, these are the points. क्या क्या काम है मेमोरी मैनेजमेंट के, कौन सी मेमोरी कब किस प्रोसेस को देनी है, जो फ्री मेमोरी है उसका भी ध्यान रखना है, कितनी मेमोरी फ्री है, जो डाटा मेमोरी में सेव है उसका भी ध्यान रखना है कि जो भी डाटा आपका सेव है वो सिक्योरली वहीं पे रहे. ठीक है. कौन सी मेमोरी किस प्रोसेस को किस टाइम देनी है ताकि वो फ्री ना रहे या फिर उसका काम ना रुका रहे. सो मेमोरी मैनेजर एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेस टू लोड देयर डाटा एंड फाइल्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी. ठीक है, इसके लिए भी कई सारी स्ट्रैटेजी हैं लाइक कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन एंड नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन और वर्चुअल मेमोरी लोकेशन. These are the three type of memory location. Contiguous memory location, one after the another. Like if we are storing an array, array क्या है आपका, array is a contiguous memory location होती है उसमें. Like if we are having 10 numbers, तो वो हम कैसे store करेंगे 1 2 0 1 2 3 4 till 9 सीक्वेंस में. ठीक है, बट जब हम पॉइंटर स्टोर करते हैं तो वो किस में आता है हमारे नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में. इट मीन्स पॉइंटर के हेड में जहाँ एड्रेस होगा जिस चीज़ का, जिस भी मेमोरी लोकेशन का, वो वहीं पे मेमोरी एलोकेट करेगा. ठीक है. एंड वर्चुअल मेमोरी लोकेशन, दिस टॉपिक इज वी आर गोइंग टू कवर लेटर. नेक्स्ट इज some common memory management techniques are briefly listed below that are single memory allocation, partitioned allocation, paged memory management and segmented memory management. Next we are having virtual memory management. So virtual memory management क्या होता है? First of all virtual memory क्या होती है? जब आपकी रैम फुल हो जाती है देन व्हाट वी डू, हम हार्ड डिस्क की कुछ मेमोरी को एज अ रैम यूज़ कर लेते हैं. देन इट इज़ नोन एज वर्चुअल मेमोरी. सो यूजिंग सम एरिया ऑफ योर RAM when RAM is full then it is known as virtual memory. So another important task of operating system is virtual management, memory management. Virtual memory is used when RAM is full and still the OS requires more memory to execute the program. Virtual memory is also used using paging and segmentation technique discussed in the earlier point. Since virtual memory is an important concept, okay. Here is the diagram. This is our RAM.
जब रैम फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे जगह नहीं बचती है, दैट केस हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में से कुछ मेमोरी ले लेते हैं. Next, input output management. In this, operating system manage the input output devices, how to share various input output devices to different jobs or different processes. So the role of IO manager, जो input output manager है, of operating system is to connect the process to actual input output device through some strategies. There are multiple strategies followed by input output manager which are not covering here because क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है. अगर आपके पास आता है तो सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स आएंगे कि what are the task या फिर what are the functions that are provided by the operating system. In that you have to just mention it. So the IO manager sends the input output request to the physical device, and upon receiving the device response from the device, it passes the received response to the process. मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस ने प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट किया बट सेम मोमेंट प्रिंटर फ्री नहीं है, तो वहाँ से रिस्पॉन्ड आ जाएगा दैट प्रिंटर इज़ नॉट फ्री. तो हम क्या करेंगे, उस टास्क को वेट में डाल देंगे, उस जॉब को. वंस द प्रिंटर गेट फ्री फिर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेगा एंड दिस टाइम द रिस्पॉन्ड विल बी येस. तो जो वो जॉब है उसको प्रिंटर को दे दी जाएगी. वी कैन से प्रिंटर इज गोइंग असाइन टू द जॉब. Next we are having user interface. We are having two type of user interface, that is graphical user interface and command line interface. First one is a GUI interface, that is it is based on your graphics लाइक विंडोज़. ओके, जहाँ पे हमारे पास आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, पॉइंटर्स हैं, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. एंड कमांड लाइन इंटरफेस जब हमारे पास सारा कुछ किस में होता है, कमांड्स के फॉर्म में होता है, आइकन्स के फॉर्म में नहीं होता है. Here are some advantages of the GUI based operating system, and here are some advantage of command line interface. कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है बिकॉज आइकन्स वगैरह जो होते हैं वो स्पेशल मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं करते हैं, या फिर उनको रन करने के लिए या मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई अलग से प्रोसेसेस बैकग्राउंड में नहीं चल रही होती. सिंपली हम जो कमांड देते हैं उसके बिहाफ पे हमारा काम होता है. सो CLI इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन GUI and it use less memory as compared to the GUI interface. So thank you student, this is all for today. Hope you are making your notes. Thank you class.